सुनो बेटा, जय श्री राम। आज की क्लास में अपने नया चैप्टर कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सुनना ध्यान से बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये वर्ड तो आपने बहुत बार सुना है। इसके साथ दो नए वर्ड और सुनेंगे, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। टोटल कितने टर्म्स हो गए? चार। तो इस चैप्टर में ये चार टर्म डिस्कस करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट और ये चार टर्मोलॉजी यूज होगी। अब आपको पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो बिजनेस में, नॉर्मल बिजनेस के ऑपरेशन में यूज होते हैं। किसके बिजनेस में? बिजनेस को ऑपरेट करने में, बिजनेस को रन करने में जो एक्सपेंस होते हैं, जो बिजनेस में रूटीन में एक्सपेंस होते हैं। कितने बेटा? जो एसेट्स को मेंटेन करने के लिए होते हैं। कितनी स्टेटमेंट? चार दिए, चारों वर्ड बन गए। एक तो रूटीन में होते हैं, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए होते हैं, बिजनेस को रनिंग करने के लिए होते हैं, बिजनेस एसेट्स को मेंटेन करने के लिए होते हैं, जिससे किसी प्रकार की एसेट्स क्रिएट नहीं होती, जो नॉर्मली किसी पर्टिकुलर एक फाइनेंशियल ईयर से क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। बोलो बात समझे? मैंने 5-6 चीजें बताई, समझ आ गया? कोई बुक वाला कोई भी वर्डिंग लिखे आपको चीज मिलेगी मिलेगी। और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो जिसका हम रूटीन एक्सपेंस नहीं होता। एक तो इसके नेगेटिव रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो तो फिर थोड़ा सही नहीं लगता। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है तो मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर के लिए किया जाता है। एक साल से मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर समझते हो? अप्रैल टू मार्च या जनवरी टू दिसंबर, उससे ज्यादा समय के लिए हो, एक साल से ज्यादा समय के लिए किए जाते हैं। तो वो क्या होते हैं? अच्छा, जो एसेट्स की एफिशिएंसी, क्या? कैपेसिटी, क्या? एसेट्स की लाइफ बढ़ाने के लिए खर्च किए जाते हैं, वो क्या होते हैं? अगर आपने एसेट्स की लाइफ बढ़ाने के लिए खर्च किए, क्या किए बेटा? एसेट्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए खर्च किए, क्या बढ़ाने के लिए? एसेट्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए खर्च किए, वो क्या होंगे बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। दो रूम थे, लॉबी बड़ी थी, आपने उस लॉबी में से एक रूम और बना दिया, तो बताओ पहले दो ही रूम अवेलेबल थे, मतलब दो ही रूम थे आपके फिर घर पे, अब कितने रूम हो गए? 3। तो गेस्ट अगर और एक्स्ट्रा आ गए तो उस रूम का यूज हो जाएगा? हो जाएगा। तो उसकी घर की कैपेसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। आपने ऊपर एक एक्स्ट्रा रूम और बना दिया, तो बताओ कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ गई। गेस्ट को रोकने की कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ गई। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप उसकी रिपेयर वगैरह करवा रहे हो बेटा, तो वो क्या है? अब छोटी छोटी कहेंगे जी 2 दिन बढ़ गए, रिपेयर जो है वो सब की सब क्या मानी जाएगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान जाएगी। अगर क्वेश्चन ये बोल दे कि ये रिपेयर कराने से उसकी लाइफ बढ़ गई, तो मान लेना कैपिटल। अगर ऐसा कह दे तो, अगर कुछ भी नहीं कहा तो नॉर्मल रिपेयर को अपने क्या मानेंगे? लेकिन इस बुक वाले की क्या, लगभग बुक वालों की एजम्पशन होती है, जैसे मैंने कोई एसेट खरीदी, यूज की, क्या की बेटा? कहाँ गए? अच्छा, वहां से एसेट ली हमने नहीं, फिर हमने उसको क्या किया बेटा? यूज किया। यूज करने के बाद उसको क्या कह रहा है? रिपेयर। तो बताओ कैपिटल है या रेवेन्यू? रेवेन्यू। बोलो समझ आएगा? अब मान लो मैंने कोई ओल्ड एसेट्स ली, क्या ली बेटा? और लेते के साथ उसको ओवरऑल कराया, क्या कराया? ठीक है, और उसमें 50,000 लग गया, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानता है। बुक वाला मानता है, आपकी बुक वाला भी मानता था, अगर आपने पढ़ा है तो, सब्जेक्ट टू कंडीशन। क्योंकि जब पुरानी मशीन खरीदते के साथ वो क्या कर लेता है? ओवरऑल रिपेयर करवा लेता है, तो ये माना जाता है कि उसकी लाइफ को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। आप भी देख लो, आपने सेकंड हैंड कोई जीप ली या कार ली, आप कहते हो ऐसे है, ले लेते हैं इसको, तैयार करवा लेंगे, आपकी लैंग्वेज में इसको क्या करा लेंगे? तैयार। 1.5 लाख की है, 50,000 ऊपर लगेगा, टिप टॉप हो जाएगी, 5 साल देखने की जरूरत नहीं है। तो वो 50,000 जो आपने लगाए ना उसको रेडी करवाने के, तैयार करवाने के, अलॉय व्हील चेंज करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, इंजन का थोड़ा काम करा लिया, तो सेकंड हैंड खरीदी थी ना आपने। सर अगर नहीं खरीदते कराए तो आप भी समझदार हो, नहीं खरीदते रिपेयर होगी नहीं। मतलब आपने पुरानी एसेट्स खरीदी और खरीदते के टाइम ही आपने खरीदी, ठीक है, और खरीदते के साथ अपने ओवरऑल करा लिया, तो ये माना जाता है कि आपने उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए क्या किया? खर्च किया।
तो वो रिपेयर जो है ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर मानी जाती है, उसको अपने मानते हैं कि इसकी लाइफ एफिशिएंसी कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये ध्यान रखना, कभी भी ऐसा लिखा हो सेकंड हैंड मशीन खरीदी और खरीदते के साथ उसने क्या कराई, रिपेयर, तो उसको हर बुक वाला क्या मानता है, कैपिटल मानता है। अब बच्चा आता है सर यहाँ पे आपने रेवेन्यू माना, यहाँ पे कैपिटल माना। बेटा अच्छा ओल्ड खरीदी, उसके बाद रिपेयर होती है साल बाद 6 महीने बाद, रेवेन्यू है। फिर खरीदते के साथ आपने ओवरऑल कराया, पूरे मतलब इंजन खुला के सब काम करा दिया आपने उसका। मेरी बात समझे? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ आ गया। अच्छा, ये दो वर्ड थे। अब होती है रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट जो आपको बिजनेस को ऑपरेट करने से आई, जैसे कि सेल, क्या बेटा, सेल करने से जो रिसिप्ट आती है वो क्या बेटा, आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट। क्योंकि बिजनेस को ऑपरेट करने से, बिजनेस को रन करने से जब बिजनेस का मेन सोर्स है वहां से आ रही है रेवेन्यू। और कैपिटल रिसिप्ट होती है आपने कोई एसेट्स बेच दी, क्या बेच दी बेटा, तो एसेट्स बेचने से जो पैसा आया वो सेल का पार्ट है ना, उसको क्या बोलते हैं, आपने कैपिटल एसेट्स बेची है ना, क्या बेची है, तो वो कैपिटल एसेट्स बेचने से जो पैसा आया वो क्या माना जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा। इसमें दो वर्ड और होते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट, और रेवेन्यू लॉस और, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी बता दूंगा मैं। अभी चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, ये टर्मिनोलॉजी आएगी, ठीक है। अभी बेटा मैंने आपको बताया कि आप एसेट्स को बेचने से जो रिसिप्ट आएगी वो क्या, कैपिटल रिसिप्ट, और बिजनेस जो रन कर रहे हो उसकी सेल जो होगी वो क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे मारुति सुजुकी है या नेक्सा का है, या जो अपनी कार सेल करती है, कार का शोरूम है बेटा, फ्रेंचाइजी ले रखी है। अब वो कार बेच रहा है, तो कार बेचने से जो उसको रिसिप्ट होगी वो कौन सी है, रेवेन्यू है। अब बच्चा कहता है कार तो एसेट्स है, नहीं, उसके लिए एसेट्स नहीं है, उसके लिए तो कार स्टॉक है, कारों को ही बेचेगा और कारों को ही खरीदेगा। बोलो बात समझ आएगी। उसका मेन पर्पज ऑफ बिजनेस, कार तो उसके लिए गुड्स है, कार तो उसके लिए क्या है, गुड्स। सर गुड्स क्या होते हैं, मेरी डेफिनेशन, जिस पवित्र वर्ड तो परचेज सेल होते हैं, कार गुड्स क्या होते हैं, जिसमें हम डील करते हैं। कोई बुक बोले या ना बोले लेकिन अपने बोलेंगे, जिस चीज में हम डील करते हैं, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं वो क्या होते हैं, गुड्स होते हैं। तो वो तो समझ रहे हो। तो अब सर उसके लिए उसने कार बेची तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, हाँ। आपकी फैक्ट्री में कार थी, आपने बेची तो आपके लिए क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। सर ये तो बहुत बेकार हो गया। नहीं बेटा, डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर। किसके ऊपर है? अब पहला टॉपिक हमारा यही है, ध्यान से सुनना, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन करेंगे सारा, मैं बताता रहूंगा क्या करना है आपने। कंडीशन इन डिटरमाइनिंग कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब आप डिसाइड करोगे ये कैपिटल है या रेवेन्यू है, इसके लिए क्या कंडीशन है। नंबर 1, पहले आप बिजनेस का क्या देखोगे, नेचर देखोगे। आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, ध्यान से सुन लो। नेचर ऑफ बिजनेस देखो, वही एग्जांपल दिया है कि कोई अगर फर्नीचर में डील करता है, फर्नीचर का दे दिया, वो गुड्स है उसके लिए, समझ। सबसे पहले आप डिसाइड करोगे रेवेन्यू है या कैपिटल, उसके लिए क्या देखोगे बेटा, बिजनेस का नेचर। नंबर 2, रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब कोई खर्चा रिकरिंग कैसे हो रहा है, रूटीन में हो रहा है डेली, तो क्या है, रेवेन्यू है। बोलो बात समझ आएगी। और कोई 2 साल के लिए हो रहा है खर्चा, कोई 5 साल के लिए हो रहा है, वो क्या है, बोलो बात समझ आएगी। ये आपने, मैं बता रहा हूँ, घर पे रीड करना जाके, अगर कोई दिक्कत हो तो कल आप में से पूछ सकते हो, ठीक है। मतलब देखेंगे बिजनेस का नेचर क्या है। अब कोई फर्नीचर का बिजनेस करता है तो उसके लिए फर्नीचर गुड्स है और उसके लिए रेवेन्यू रहेगा बेटा वो। और नॉर्मल अगर बिजनेस है किसी और चीज का और उसकी दुकान में, उसकी फैक्ट्री में, उसकी शॉप में है, तो वो उसका कैपिटल रहेगा। बोलो बात समझ आएगी। ये हो गया। उसके बाद है पर्पज ऑफ एक्सपेंस। आप कहते हो कि एक्सपेंस जो किया उसका पर्पज क्या है, उसका पर्पज है आप अपने बिजनेस में उसको यूज करोगे 2 साल 3 साल, कैपिटल है बेटा। आपने कोई गुड्स खरीदे और उसका पर्पज है कि 2 महीने बाद आप उसको वापस क्या कर दोगे, रीसेल कर दोगे, तो रेवेन्यू रह जाएगी। तो पर्पज देखेंगे अपने। फिर कहता है इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। क्या बेटा, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। अब कहता है आपने कोई खर्चा किया, उसका इफेक्ट देंगे, रेवेन्यू जनरेट करती है या नहीं करती वो चीज। समझ रहे मेरी बात को। अब पढ़ते हैं, देखो, द एक्सपेंस विच हेल्प टू जनरेट इनकम या रेवेन्यू इन द करंट पीरियड आर रेवेन्यू इन नेचर। मतलब आपने खर्चा किया और उससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए रेवेन्यू होगी, तो वो रेवेन्यू रहेगा बेटा। क्योंकि मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर नहीं है, वो क्या है, 1 साल के लिए ही है। देखो कारण क्या होता है, सुनो,
रेवेन्यू और कैपिटल अलग अलग करने का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है बेटा, सिंपल है। अगर कैपिटल है, मान लो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहे कैपिटल इनकम है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या मान लो आपने, वो जल्दी समझ में आएगा। मतलब आपने मशीन खरीदी, वो मशीन आपके बिजनेस में कितने साल यूज होगी? 5 साल मान लो। तो भाई वो जो एक्सपेंस हुआ है ना आपका, कितना? 5 साल के लिए खर्चा किया, तो वो खर्चा 5 साल में डिवाइड भी तो होना चाहिए, तभी तो डेप्रिन लगा के थोड़ा थोड़ा 5 सालों में चार्ज करते हैं। भाई खर्चा 5 साल के लिए और आप पहले साल से सारा चार्ज कर लो, तो ना इंसाफी होगी बेटा। पढ़ाया सभी 20 के लिए, मगर सबकी फीस ये देगी। सर ये क्या है मतलब हुआ, सबकी फीस ये देगी? हाँ भाई सर, पढ़े सारे हैं, फीस मैं अकेले दूं क्यों सर? वाई? मेरी बात समझो। तो वो एसेट यूज हो रही है 5 साल, वो इनकम कितने साल जनरेट करके दे रही है? 5 साल। उसका खर्चा भी 5 साल में होना चाहिए। वो अलग बात है, इक्वल बराबर करो या कम ज्यादा करो, वो एक अलग मैटर है। लॉजिक क्लियर हो गई? तो वही बात है, अगर कोई इनकम भी 5 साल हो रही है तो उसको 5 साल में डिवाइड करो ना, तो जिसको बेटा अपने अगले सालों में भी ले जाते हैं ना, वो कैपिटल होते हैं। क्या होते हैं? और जो पर्टिकुलर 1 साल के लिए इनकम है और ये पर्टिकुलर 1 साल का ही खर्चा है, वो क्या होते हैं? रेवेन्यू होते हैं। खर्चा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनकम है तो रेवेन्यू रिसिप्ट। समझ आई या नहीं आई? द एक्सपेंस विच हेल्प टू जनरेट इनकम या रेवेन्यू इन द करंट पीरियड आर रेवेन्यू इन नेचर। बोलो बात समझ आई? अब इसने ये नहीं बोला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू इनकम, कहता जो करंट पीरियड के लिए होते हैं वो रेवेन्यू होते हैं। अब खर्चा है तो एक्सपेंडिचर है, इनकम है तो रिसिप्ट है। एंड शुड बी मैच्ड, मैंने बहुत बार बोला मैचिंग कंसेप्ट। क्या बोला है? 1 साल की इनकम नहीं तो खर्चे भी कितने लेंगे? 1 साल के, ताकि हमारा प्रॉफिट क्या है? सही आए। वो 1 साल की इनकम 1 साल के खर्चे, क्या है? मैचिंग कंसेप्ट है। तभी तो अपने क्या करते हैं, 31 मार्च तक के खर्चे, मतलब कोई खर्चा अगले अप्रैल मई का भी हुआ तो अपने उसको प्रीपेड बोल के और अलग कर देते हैं। करते हैं या नहीं करते? क्योंकि हमें 31 मार्च तक का मैच करना है। बात समझ आएगी? सुनो जरा ध्यान से। should be matched against the revenue earned in the current period. On the other hand, if expenditure help to generate revenue over more than one accounting period, it is generally called capital expenditure. अगर कोई खर्चा 1 साल से ज्यादा के लिए किया जाता है तो फिर वो खर्चा क्या है बेटा? आपका कैपिटल। बोलो ये सिखाया था मैंने। तो ये बेसिक है कि क्या क्या बातें ध्यान रखोगे, वो था। बिजनेस का नेचर देखोगे, साल में रिकरिंग क्या हो रहा है? बार बार हो रहा है, बार बार होता है, वो क्या रेवेन्यू होता है बेटा, है ना। पर्पज क्या है एक्सपेंस का, इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा रेवेन्यू पे? रेवेन्यू का इफेक्ट अगर 1 साल ही रेवेन्यू होगी तो रेवेन्यू है, और उससे रेवेन्यू 1 साल से ज्यादा समय के लिए होगी तो कैपिटल है। उसके बाद मेटीरियलिटी का मतलब होता है बेटा इंपॉर्टेंट। ये वर्ड बहुत बार आएगा अब अकाउंट्स के अंदर, और आप सी एंटर में पढ़ोगे मेटीरियलिटी। मेटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ये चीज कहता है आपने ऑडिट की, ऑडिट में आपको कोई चीज पता लगा, कहता नहीं इसको रिपोर्ट मत करो, रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट में इसको रिपोर्ट मत करो, क्योंकि ये मेटीरियल नहीं है। मेटेरियल का इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई चीज मेटीरियल है तो उसको हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। और अगर कोई चीज मेटीरियल नहीं है तो हम उसे रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो मेटीरियल का मतलब हमारे ऑडिट में भी बहुत बार आएगा मेटीरियल। मेटीरियल समझ आ गई मेरी बात? मेटीरियलिटी ऑफ द अकाउंट इन्वॉल्व, अपने ये देखेंगे कौन से चीज इसमें क्या है इंपॉर्टेंट रूप से इन्वॉल्व है। सुनना जरा। रिलेटिव proportion of the amount involved in other important consideration is distinction between revenue and capital। समझ आ गया? ये कह रहा है कि आपने जो खर्चा किया उसमें, जैसे आपने एग्जांपल दिया था रिपेयर वाला, वही लेता हूं एग्जांपल। अगर रिपेयर में मेन पार्ट जो खर्चा हुआ है वो एसेट्स की लाइफ बढ़ाने के लिए हुआ है, समझा क्या? तो फिर आप उस रिपेयर को क्या मान लेते हो? कैपिटल मान लेते हो। अगर रिपेयर हुआ है वो मेन पार्ट उसका क्या है? देखो हो सकता है कि रिपेयर से हल्की मोटी लाइफ क्या हो जाए? बढ़ जाए, जैसे आप कह रहे थे। हो सकता है हल्की मोटी क्या हो जाए? लाइफ बढ़ जाए। बट मेनली रिपेयर आप बताओ किस लिए होती है? एसेट्स को मेंटेन करने के लिए। लेकिन आपने जो रिपेयर कराई 5 लाख रुपए की, बहुत हैवी, उसका मेन पार्ट क्या था? कि एसेट्स की लाइफ बढ़ेगी। तो फिर मेटीरियलिटी क्या है बेटा? लाइफ बढ़ रही है, तो फिर उसका क्या आंसर आ जाएगा? कैपिटल। ये बोल रहा है कि आपने मेटीरियलिटी को चेक करना है। तो सर हम क्वेश्चन में जितना डाटा देगा हम चेक कर लेंगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? ये चीजें हम डिसाइड करेंगे कि वो रेवेन्यू है या कैपिटल। बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है ये, इसको करना है ये थ्योरी पार्ट,
लेकिन आता है बेटा इसमें से, ठीक है। हाँ जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाँ क्या, हाँ तो उसकी कॉस्ट इस साल कहाँ बुक की हमने, उसकी कॉस्ट हमने कैंसिल कर दी इस साल बेटा, अगले साल तभी तो इधर इधर उतने पार्ट की कॉस्ट बुक करते हैं जितने पार्ट की क्या बुक की है, सेल, ठीक है, बुक तो की ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सुनना जरा। As we have already discussed, capital expenditure contribute to the revenue earning capacity of a business over more than one accounting period. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो एक साल से ज्यादा साल के लिए हमारे बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ठीक है। Whereas revenue expenditure is incurred to generate revenue for a पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, मतलब एक साल के लिए रेवेन्यू जनरेट करके, जैसे आप सैलरी देते हो हर महीने, वो एम्प्लॉय आपके लिए काम करता है, आपके बिजनेस के लिए रेवेन्यू कमा के देता है। भाई इस साल सैलरी दी, इस साल आपके बिजनेस से काम करेगा, अगले साल को मैं काम करके कर रहा हूँ, क्या सैलरी मैं पिछले साल तो दी थी, कर देगा काम वो। आप आगे इंटर में सर अकाउंट्स पढ़ा दो, मैं तो पढ़ा दूंगा बेटा, फीस मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? The revenue expenditure either occur in direct relation with the revenue or in relation with the accounting period. For example, cost of goods sold, salary, rent. ये example दे दी इसने, बोलो बेटा। That is cost of goods sold is directly related to the sales revenue, whereas rent is related to the particular accounting period. मतलब आप cost of goods sold मतलब जितना गुड्स आपने सेल किया उसकी क्या है, कॉस्ट है, वो उस पर्टिकुलर पीरियड की कॉस्ट है, और रेंट उस पर्टिकुलर पीरियड का है, तो क्या है बेटा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपको सबको पता है। सिंपल सिंपल बात, नो बकवास, पेंडल में आएगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पेंडल ट्रेडिंग में आएगा वो क्या है, खत्म, क्यों दिमाग खराब करते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बैलेंस शीट में आएगा, क्लियर हो गया, तो किस में आएगा, लॉजिक भी क्लियर है। पेंडल पर्टिकुलर पीरियड का बनता है लोकेश, तो उस पीरियड के खर्चे आएंगे उसमें, और अगले पीरियड का होता है तो हम उसके थप्पड़ मार के लेस ऐड करके आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड करके एडजस्ट कर देते हैं या नहीं कर देते, बस ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी रिप्रेजेंट एक्विजिशन ऑफ एनी टेंजेबल और इनटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स। कहते कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जो कोई टेंजेबल या इंटेंजेबल क्या खरीदी, एसेट्स खरीदी, बैलेंस शीट में आती है ना, बोलो, फॉर ए एंड्यूरिंग फ्यूचर बेनिफिट, उसका फ्यूचर में क्या मिलता है, बेनिफिट। देयरफॉर द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, वेयर दोज अराइजिंग आउट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस एक्सपायर इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड, वो आगे तक चलती है और वो उसी साल में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। कुल मिला के आपने इतना बड़ा सबको ये बात पता था, सिंपल सिंपल बात है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर रूटीन में, ऐसे रूटीन में पर्टिकुलर पीरियड के लिए इनकम जनरेट करने के लिए, या रूटीन में, या एसेट्स को मेंटेन, इसमें मैंने जो तरफ बताया उतना तो लिखा भी नहीं है अभी, एसेट्स को मेंटेन करने के लिए, पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए, पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए खर्चे किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, ये भी, और उससे एसेट्स की लाइफ एफिशिएंसी कैपेसिटी नहीं बढ़ती, बढ़ लिखो आप जितना मर्जी लिखो, और उधर वो बढ़ती है, क्लियर हुआ कि नहीं। अब भाई साहब कहता है कि आपका टेस्ट करेंगे हम, करो भाई हमारा टेस्ट। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स, यहां से पक्का उठ के आएगी स्टेटमेंट डिक्टो, ये ध्यान से सुन लो, बस मैंने बताया यहां से आपका ये जो मैं करा रहा हूं रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंटीजेंट एसेट और कंटीजेंट लायबिलिटी, ये बेटा मैं ये कह दूं 10 नंबर का आएगा ना, झूठ नहीं बोलता, 2 से 5 नंबर हो सकता है, 2 नंबर का ही आए, हो सकता है मैक्सिमम कितना आ जाए, बस इससे ऊपर नहीं आएगा। 5 में आएगा तो ये आएगा कंटीजेंट एसेट्स और कंटीजेंट लायबिलिटी, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे शॉर्ट नोट लिखो, 5 मार्क्स में लास्ट में देता हूं, सबसे लास्ट क्वेश्चन में, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन में शॉर्ट नोट लिखवाता है 7 नंबर में, उसमें दे सकता है 5 नंबर में, और या फिर ये आएगा ट्रू फॉल्स के अंदर, कितने नंबर में, 2 से 5 का, अब हो सकता है 5 का है, उसको 2 ना 5 से ऊपर आएगा, 2 से 5 की वेटेज है इसकी। चलिए ये आ गया पहला, मेरे को पता था इसका, मेरे को पता था ये पंगे लेगा। देखिए बेटा, ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ सेकंड हैंड मशीन परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ दिल कहता है रिपेयर देख के मैं क्या बोलूं, लेकिन मैंने पहले क्लियर कर दी, ओवरऑल कराया पूरा, तो अपने ये मानते हैं उसकी लाइफ क्या बड़ी है, पास्ट एक्सपीरियंस से पता ही क्या करेगा, इसलिए मैंने पहले बता दिया, ठीक है। ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ सेकंड हैंड मशीन अपने क्या मानते हैं बेटा, उसकी लाइफ क्या हुई है,
बड़ी है तो हम उसे क्या मानेंगे, कैपिटल मानेंगे, ना कि रेवेन्यू। नीचे आंसर में पढ़ना, सवाली जी क्या लिखा हुआ है, फॉल्स। फॉल्स के आगे क्लैरिफिकेशन भी दोगे ना आप, बोलो। Overall expenses are incurred to put factory and machinery in working conditions to derive undurable long-term advantage, so it should be capitalized. उससे लॉन्ग टर्म एडवांटेज मिलेगी, उसकी लाइफ क्या होगी, बढ़ेगी। सेकंड, मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इन ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इज ए रेवेन्यू एक्सपेंस। सुनना, ये तो आंसर देख के सारे बोल सकते हैं, लेकिन सुनो भैया जी, ऐसे थोड़ा ना आंसर देखा आंसर आया, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। आपने फॉल्स तो बोल दिया नीचे से देख के। मनी स्पेंड, आपने खर्चा किया, टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस, उससे आपके वर्किंग एक्सपेंस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में एक मशीन थी, ठीक है, वो मशीन जो थी उससे आपके प्रोडक्ट बनते थे, क्या बनते थे, जो गुड्स बनाते थे आप प्रोडक्ट। तो वो मशीन जो है वो 1 घंटे में 10 यूनिट बिजली का कंजम्पशन करती थी। 3 यूनिट का 10 यूनिट, और बिजली मान लो 10 रुपए यूनिट के हिसाब से खर्चा है, तो 10 रुपए की बिजली यूज की तो 100 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी खा गई वो, बोलो बेटा, 100 रुपए की क्या खा गई, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब आपने कहा कि यार ये तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बहुत ज्यादा है यार, तो आपने किसी साइंटिस्ट इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर बोलता है कि भाई साहब आपकी पुरानी मशीन है इसलिए लोड ज़्यादा लेती है, आजकल जो नई मशीनें आ रही है ना वो 4-5 यूनिट ही खाती है, तो आप इसको एक्सचेंज कर लो। वो कहते कितने की, कहते नई मशीन, कहते 20 लाख की। कहता नहीं यार, फिर 20 लाख रुपए लगाऊंगा, फिर उसका इंटरेस्ट कॉस्ट भी तो खाऊंगा, इसी में देख क्या हो सकता है। फिर उसने कहा चलो, उसने सर्वे करके देखा कि सर एक इक्विपमेंट आया नया, वो लगाने से इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है ना वो कम हो जाएगी, मतलब इन्वर्टर टाइप हो जाएगा ये। वो कहता लगा दे, वो कितने का, कहता 1 लाख रुपए का है, कहता वो लगा दे, वो चेक कर लेते हैं। अब वो लगा दिया उसने उसके ऊपर, अब वो 1 घंटे में 7 यूनिट ही खा रही है, तो बताओ इसकी एफिशिएंसी पहले 10 थी, अब कितनी है, 7, घटी या बढ़ी। अब कई बच्चे कहते हैं 10 से 7 होगी तो कम हुई है। एफिशिएंसी हमेशा रिवर्स मेजर होती है, आपने पढ़ा होगा, एफिशिएंसी हमेशा क्या मेजर होती है, रिवर्स मेजर होती है। अब कोई काम 10 मिनट में कर रहा है, एक जना 6 मिनट में कर रहा है, तो कौन सा ज्यादा जल्दी कर रहा है, पर 10 वाला, बड़ा 10 है। तो एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है, रिवर्स मेजर होती है, समझाया। तो ये यही कह रहा है बेटा, आपने कोई खर्चा किया जिससे आपके एक्सपेंस क्या हो गए, सेव होने लग गए, तो वो क्या है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ना कि बोलो, क्लियर हो गई। नेक्स्ट, लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसका बेटा, सेकंड हो गया कि नहीं हो गया, किसके अंदर, हाँ सेकंड वाले में ये होगा ना जी, आपने एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए खर्चा किया है, फ्यूचर में आपको उसका कई सालों तक क्या मिलेगा, सेविंग का बेनिफिट मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है इसमें रीजन में। थर्ड देखिएगा, लीगल फीस टू एक्वायर द प्रॉपर्टी इन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस। अब आप लीगल फीस, लीगल सुनना बेटा, आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, एग्रीमेंट लिखवाते हो एडवोकेट से, अटेस्टेड करवाते हो, अपने नाम रजिस्ट्री कराते हो, ठीक है, 10 लाख का प्लॉट था, ऊपर 50,000 खर्चा लग गया आपका, लीगल स्टैम्प पेपर वगैरह लिए, वकील से, समझ रहे हो, सब कुछ कराया, तो आपकी कॉस्ट क्या, 10,50,000। बोलो सही है या गलत है, जो आपके खर्चे हुए लीगल वो भी तो क्या होंगे, ऐड होंगे। बोलो बात समझ आएगी, चलिए। अमाउंट स्पेंड एज ए लायर, नहीं लॉयर, एडवोकेट, सोलिसिटर, वकील और अधिवक्ता, हिंदी में क्या बोलते हैं वकील को, अधिवक्ता। चलिएगा, क्योंकि बेटा हम भी एलएलबी होल्डर हैं, चलिएगा चलिएगा। अमाउंट स्पेंड एज ए लायर, नहीं लॉयर, लायर तो आप हो। लॉयर फी टू डिफेंड ए शूट क्लेमिंग दैट फॉर्म्स फैक्ट्री शूड बिलोंग टू द प्लेंटिफ लैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो केस चल रहा था, सीधी सी बात है, ज्यादा समझना है। तो आपने वकील को जो फीस दी, तो बताओ बेटा वो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे क्या, बोलो बेटा, क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो बेटा, लीगल एक्सपेंस किया आपने,
चलिएगा नेक्स्ट कर लोगे क्या ये सी जी चलिए पढ़ लीजिएगा आप। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपने पढ़ना है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपने पढ़ना है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। अभी क्या क्या था, तो छुट्टी नहीं करनी मैथ में, मेरा यही था, मैथ की क्लास अभी नहीं अटेंड करनी है। चलिए बेटा अब अगला टॉपिक हमारा है बेटा कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। मैंने बता दिया, फिर भी हमने रीड कर लेते हैं। सुनना जरा, कैपिटल बिल्कुल सिंपल है, आपका इजीली समझ में आ जाएगा। सुनना जरा, just as clear distinction between capital and revenue expenditure is necessary in the same manner capital receipt must be distinction from the revenue receipt। जैसे कि उनमें दोनों में डिफरेंस है, वैसे इसी में भी है, वो भी हम समझते हैं। सुनो बेटा, रिसिप्ट विच इज आर ऑब्टेन इन कोर्स ऑफ द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, मतलब बिजनेस फ्रॉम ऑपरेशन। क्या मतलब है बेटा, नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटी से। नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटी बताइए आपको बेटा, वो क्या होगा, बिजनेस फ्रॉम ऑपरेशन। बिजनेस एक्टिविटी आर रेवेन्यू रिसिप्ट, जैसे कि रिसिप्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विस, इंटरेस्ट इनकम। सर ये कैसे, सुनो, आप गुड्स का काम कर रहे हो तो क्या करोगे, सेल। अब मैं प्रोफेशनल हूं, आपको कोचिंग दे रहा हूं, तो आपसे जो मेरे को मिली वो मेरी क्या है, रिसिप्ट है मेरी। वो मेरी प्रोफेशन की क्या है, रिसिप्ट है, वो भी मेरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो बेटा सर्विस में फिर सेल थोड़ा होती है, सर्विस में क्या बोलते हैं, रिसिप्ट बोलते हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, डॉक्टर है, वो क्या करता है, सर्विस देता है। सर्विस के बदले में क्या लेता है, रिसिप्ट लेता है। तो वो ये थोड़ा बोलता है आज तो, वो ये बोलता है आज की रिसिप्ट 1 लाख है, डॉक्टर बोलता है। डॉक्टर ये बोलता है आज की सेल 1 लाख है मेरी, दवाई थोड़ी बेची, उसने तो सर्विस दी है। तो सर्विस के केस में सेल वर्ड यूज नहीं होता, क्या वर्ड होता है, रिसिप्ट वर्ड। तो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर कोई सर्विस दे रहा है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, रिसिप्ट है। और कोई कुछ गुड्स में डील कर रहा है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, सेल है। अब माल समझ में आ गई। अच्छा, किसी का फाइनेंस का काम है, या बैंक है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उसकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट होगा। हाँ इंटरेस्ट वो इसलिए बनो, इंटरेस्ट को आप ये मत समझ लेना कि ये समझ रहे हो, तो उसका नेचर ऑफ बिजनेस को है, फाइनेंशियल एक्टिविटी है, तो उसको क्या मिलेगा बेटा, इंटरेस्ट मिलेगा। समझ आया। और किसी का फाइनेंशियल नेचर है, प्रॉपर्टी को रेंट पे देने का ही है सिर्फ काम, जिसे पीजी वाले करते हैं। अब पीजी वाले का फोन आया था कल मेरे पास, ठीक है। तो उनकी उनका इनकम वही है बेटा, रेंट की। बोलो बात समझ आई नहीं, समझिए बेटा। ऑन द अदर एंड रिसिप्ट विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर आर कैपिटल रिसिप्ट। मार गया शॉर्टकट, जो रेवेन्यू नहीं है वो क्या है, कैपिटल। बिल्कुल सही है बात। हाँ, एग्जाम्पल रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मैंने यही बताया था आपको। और इन्वेस्टमेंट, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन, ओनर्स कंट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, ऑन अक्रूवल बेसिस एज सुन एज द राइट टू रिसिप्ट इज इस्टेब्लिश। मतलब अक्रूवल बेसिस होता है। अब मेरी बात सुनो, आपने किसी को क्रेडिट सेल्स की, वो क्या बन गए आपके डेटर। अब आप अक्रू हो गए वो, हाँ। अब आपने उससे पैसे लेने हैं, हाँ, तो वो आपकी क्या बन गई बेटा, रिसिप्ट बन गई। समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे आपने गुड्स बेचे, उधार बेचे सेल करने से, तो वो जो सेल करने से हुआ वो क्या है, सेल करने से डेटर बनते हैं ना, तो वो कौन सी रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है बेटा। अब आपने पास मशीन थी, वो पुरानी होगी, आपने उसको बेच दिया और उसके पैसे भी आएंगे, तो भी वो क्या है बेटा, कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है। रेवेन्यू एंड कैपिटल आर रिकॉग्नाइज ऑन अक्रूवल बेसिस एज सून एज द राइट टू रिसिप्ट इज स्टैब्लिश्ड। जैसे आपको राइट मिल जाएगा मांगने का, भाई राइट मांगने का कब मिलेगा, जब आपने उधार सेल किया, आपको राइट मिल गया। आपने वो फिक्स्ड एसेट बेच दी, बेचने के साथ गुड्स की क्या दे दी, डिलीवरी दे दी, आपको राइट स्टैब्लिश हो गया। ठीक है जी। रेवेन्यू रिसिप्ट शुड बी नॉट बी इक्वेट विद द एक्चुअल कैश रिसिप्ट। और बताता हूँ, रेवेन्यू रिसिप्ट आर क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग आपके तो सर नहीं, गलत हो गए, तो ये तो ट्रेडिंग में बेटे, ट्रेडिंग पैनल को आजकल इकट्ठा कंसीडर करने लग गए हैं। समझ गया मेरी बात, सुनना। ये कहता है रेवेन्यू रिसिप्ट शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द एक्चुअल कैश रिसिप्ट। कहता है एक्चुअल में जो आपको कैश रिसिप्ट हुआ है ना, उसको उससे आप इक्वेटेड नहीं, बराबर नहीं मान सकते उसके आप, वो अलग है और ये अलग है। समझ आई मेरी बात। उसके बाद क्या बोलता है, देखो आ गया एक्सपेंडिचर, आ गया क्या,
हाँ ये रहा सॉरी। On the other hand, capital receipts are not directly credited to the profit and loss account. For example, when a fixed assets are sold rupee 92,000, cost कितनी थी 90. The capital received in 92 is not credited to profit and loss account. समझ आ गया मेरी बात? उससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, सिर्फ क्या बढ़ेगा आपका, या कैश बढ़ जाएगा या बैंक बढ़ जाएगा, लेकिन P&L में क्रेडिट नहीं होगी. आप मशीन बेची तो एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, ना तो कैश P&L में जाता और ना मशीन P&L में जाती. ठीक है. अब कहता है एक प्रॉफिट, ये अपने को एग्जांपल दे रखा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज कैलकुलेटेड ऑन क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वो एग्जांपल दे रहे. देखो आपने इस केस में आप वो नहीं दिखाओगे, लेकिन इसको बेचने से आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो अपने चार्ज कर लेते ना. ये देखो सेल कितने में हुआ 92 में, कॉस्ट कितनी थी 90, तो 2000 का क्या हुआ. हाँ ये प्रॉफिट आप उसमें क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे. कौन साइड में, क्रेडिट साइड. लेकिन अगर कैश फ्लो बनाएंगे ना, क्या बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो मशीन बेचिए तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी. याद होगा आपको किस में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा. ये अपने क्या पढ़ा, कैपिटल, ये तो हो गया था. उसके बाद कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट. अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 होमवर्क है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 होमवर्क है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 होमवर्क है, इलस्ट्रेशन 6 होमवर्क है. और आगे वाले प्लीज ये ट्रू फॉल्स जो भी दे रखे हैं ना आपको, जो भी दे रखा है, जो भी कुछ दे रखा है हो गया. इसमें कोई डाउट हो आप मेरे से पूछ लो. ठीक है, आप ध्यान से सुनो मेरी बात आज यही क्लास में. और आप 1 नंबर होमवर्क ये लिखो बेटा, आप सारे होमवर्क लिखो सभी. एक तो ये कंप्लीट करोगे, ये होमवर्क ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का है, हाफ आवर का है. ठीक है. और लो का आपने कहां तक किया, सेकंड यूनिट.